प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन की घोषणा की हुई है और इस लॉकडाउन के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थाओं को कुछ समय के लिए बंद किया गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीनियस एकेडमी आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है, जिससे कि आप अपने घर बैठे अपने समय का सदुपयोग कर सकें। तो मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, हम लोग 10th क्लास पढ़ के आए हैं। 10th क्लास में हमने विज्ञान विषय को पढ़ा है। 10th क्लास में जो विज्ञान विषय है वो 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री और थर्ड बायो। लेकिन 3 भागों में इसको बांटा गया था विज्ञान विषय को। तो 10th क्लास में हमने ये तीनों भाग विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़े। लेकिन जब हम 11th और 12th में आते हैं तो उस स्थिति में ये तीनों भाग अलग अलग हो जाते हैं। फिजिक्स भाग अलग, केमिस्ट्री अलग और बायो अलग। तो अब हम इन तीनों भागों को अलग अलग रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। अब बात आती है कि हम जिस भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। बेसिकली ये फिजिक्स है क्या, इसको कितने भागों में बांटा गया है और किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, वो सब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखिए, भौतिकी यानी कि भौतिकी है क्या? भौतिकी यानी कि फिजिक्स, इंग्लिश में फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान का ही एक भाग है, यानी कि विज्ञान का ही एक पार्ट है। मैंने आपको पहले बताया था अभी कि 10th क्लास में हम विज्ञान पढ़ के आए हैं। तो ये फिजिक्स क्या था? विज्ञान विषय का एक भाग था। तो भौतिकी है क्या? विज्ञान का ही एक भाग है। जो ये भौतिकी यानी कि फिजिक्स शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस, ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से होती है। और फ्यूसिस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचर। नेचर का मतलब हिंदी में प्रकृति। तो ये फ्यूसिस जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जिसके आधार पर फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति होती है। और फ्यूसिस को अगर हम इंग्लिश वर्ड में बोले तो क्या बोलोगे? नेचर। और हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में घटने वाली कोई भी घटना जिसका हम प्रायोगिक सत्यापन कर सकें, अर्थात कि हमारी पूरी प्रकृति में अगर कोई भी घटना घट रही है और उसे आप प्रयोग द्वारा सत्यापित कर दो, तो वो सब किसमें आएंगी? फिजिक्स के अंतर्गत आएंगी। अर्थात कहने का मतलब ये रहा कि जिन घटनाओं का अस्तित्व हम प्रमाणित कर सकते हैं वो सब क्या है? भौतिकी है, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। भौतिकी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस, फ्यूसिस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर। और नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति शब्द से होती है। अर्थात प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना जिसे प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया जा सके, अर्थात नेचर में, प्रकृति में कोई भी घटना हो रही है, उसे आप प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दो तो ही वो
के अंतर्गत ली जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी घटना है उसका अस्तित्व प्रमाणित किया जा सके, उसका अस्तित्व क्या किया जा सके, प्रमाणित किया जा सके, तो उसे ही क्या कहते हैं, भौतिकी कहा जाता है। अर्थात समझो इसको, जैसे कि हम लोग कहते हैं आत्मा, क्या कभी किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं, सिर्फ कहा जाता है आत्मा। उसके अस्तित्व को आज तक प्रमाणित नहीं किया गया है, यानी कि आत्मा के अस्तित्व को आज तक प्रमाणित नहीं किया गया है, यानी कि सिर्फ कहा जाता है आत्मा है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। क्या हमने कभी किसी ने देखा है भूत है? हम कहते हैं भूत है, तो क्या कभी किसी ने भूत को देखा है? जो चीज, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि भौतिक विज्ञान कहता है कि आप अगर किसी बात को कहते हो तो आपको उस तथ्य को प्रयोग द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा और उसके अस्तित्व को प्रमाणित करना पड़ेगा, तभी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल और ले, मान लो कभी किसी वैज्ञानिक ने बहुत समय पहले जब कई चीजों का आविष्कार नहीं हुआ तब की बात कर रहा हूं मैं, तो मान लीजिए बहुत समय पहले किसी वैज्ञानिक ने कहा होगा कि इंसान अंधेरे में भी देख पाएगा, तो हमारे मन में क्या आया होगा उस समय जो इंसान थे उनके मन में यह आया होगा कि भाई उल्लू है वो रात को देख सकता है, हम थोड़ी उल्लू है जो रात को देखेंगे। तो उस समय जब उस वैज्ञानिक ने यह कहा कि हम अंधेरे में भी देख पाएंगे तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद जब बल्ब का आविष्कार हुआ, ट्यूबलाइट का आविष्कार हुआ और चीजें अस्तित्व में आने लगी और इंसान रात को भी अंधेरे में देखने लगा, तब उसने इस पर विश्वास किया कि हाँ ऐसा हो सकता है। पहले कभी किसी वैज्ञानिक ने यह कहा होगा कि इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई यात्रा से भी जा सकता है, कह तो दिया उसने, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उन वैज्ञानिकों ने एरोप्लेन का आविष्कार किया तब जाके इस चीज को माना गया। क्यों? क्योंकि वो अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी उसके अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया गया था। तो भौतिक विज्ञान जो है, फिजिक्स जो है, वो बेसिकली प्रयोग पर आधारित होती है। भौतिक विज्ञान ये कहती है कि अगर आप कोई बात कह रहे हो तो आप उसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध करो। भौतिक विज्ञान कहने पर या तथ्य पर विश्वास नहीं करती, भौतिक विज्ञान प्रयोग पर विश्वास करती है। तो जिन चीजों का अस्तित्व नहीं होता है उन्हें भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। सिर्फ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वही चीजें आती हैं जिनका अस्तित्व प्रमाणित होता है, यानी कि जिन तथ्यों को हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दें, वही सब किसमें आती है? भौतिक विज्ञान में। देखो बच्चों, जो ये भौतिक विज्ञान है ये हमारे जीवन का एक पार्ट है, भाग है। आज हम कोई भी काम करते हैं, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अपनी डेली दिनचर्या की बात करते हैं। आज आप कोई भी काम कर रहे हो, सब में भौतिक विज्ञान लग रहा है, सब में फिजिक्स लग रही है। आप चल रहे हो तो भी फिजिक्स लग रही है, क्योंकि सतह और पैर जो हैं उसके मध्य क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है, फिजिक्स लग रही है। आज आप चाहे बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, क्लियर? तो कोई भी काम आप कर रहे हो, सब में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान लग रही है। तो
फिजिक्स जो है वो पूरी मानव जाति के लिए एक इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भाग है। तो फिजिक्स उसी बात पर विश्वास करती है जिसका अस्तित्व आप प्रमाणित कर सको, यह आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स कभी तथ्यों पर विश्वास नहीं करती है। तो सिंपल सी बात है कि प्रकृति में अगर कोई भी घटना हो रही है जिसका अस्तित्व प्रमाणित है, जिसका अस्तित्व हम सिद्ध कर चुके हैं प्रयोग द्वारा, वो सब किसके अंतर्गत हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अर्थात वो सब क्या कहलाते हैं? भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको इस परिभाषा में भी बताया है कि प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना जिसे प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया जा सके वह क्या है? भौतिक विज्ञान है। अर्थात जिन घटनाओं का अस्तित्व प्रमाणित किया जा सके वो सब क्या है? भौतिक विज्ञान। तो आज इंसान कोई भी काम करे, हम कोई भी काम करें, सब में क्या है? फिजिक्स है। सबका आधार क्या है? भौतिकी है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब जो भौतिक विज्ञान है उसकी कुछ शाखाएं होती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, ये पूरा एक चार्ट बनाया है। इसमें देखिए भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक होती है चित्त सम्मत भौतिकी और दूसरी होती है आधुनिक व क्वांटम भौतिकी। सबसे पहले चित्त सम्मत भौतिकी के बारे में बताया गया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसको चित्त सम्मत भौतिकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाया। चित्त सम्मत भौतिकी के अंतर्गत जिन तथ्यों को बताया गया वो सरल परिभाषित थे, तथा कुछ ऐसे भी तथ्य थे जो चित्त सम्मत भौतिकी नहीं बता पाया। तो बाद में फिर आधुनिक व क्वांटम भौतिकी द्वारा उन तथ्यों को सत्यापित किया गया। तो देखिए, चित्त सम्मत भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी भौतिकी, ऊष्मागतिकी, तरंग यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय और प्रकाशिकी भौतिकी आती हैं। सबसे पहले यांत्रिकी भौतिकी। यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत हम लोग स्थिर और गतिमान वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यांत्रिक भौतिकी को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले स्थितिकी भौतिकी के अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। गतिकी भौतिकी के अंतर्गत जो गतिमान वस्तु होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग द्रव, गैस, इनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आता है वायु गतिकी। वायु गतिकी के अंतर्गत वायु में गतिमान जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीजें हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे 11th क्लास में ही। क्लियर? फिर सेकंड आता है ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत ऊष्मा ऊर्जा के संचरण के बारे में और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है, या यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इन सब का अध्ययन हम ऊष्मा गतिकी में करते हैं। इसको भी हम 11th क्लास में ही पढ़ेंगे आगे। फिर आती है तरंग यांत्रिकी।
जैसे कि हम कहते हैं प्रकाश, तो प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो ऐसे ही एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब क्या है, तरंग रूप ही हैं। क्लियर? तो तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत हम 11वीं क्लास में तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, ध्वनि जो हम बोलते हैं वो भी किसके रूप में जाती है, तरंगों के रूप में जाती है। तो तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत हम तरंगों के गुणों के बारे में तथा तरंगों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आती है विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय जो भाग है ये हमारे 12वीं क्लास में है। विद्युत चुंबकीय भाग के अंतर्गत हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय गुणों के बारे में, चुंबकीय प्रेरण के बारे में, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आती है प्रकाश की। प्रकाश की जो ये भाग है इसको भी हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो प्रकाश की के हम बात करते हैं तो प्रकाश की भौतिकी जो होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। क्लियर? तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश की के अंतर्गत हम 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपवर्तन, परावर्तन, ये सब पढ़ा है। इसमें 10वीं क्लास में पढ़ा है आपने। लेकिन 12वीं क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे कि प्रकाश की जो है उसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है और प्रकाश के द्वारा जो जो घटनाएं हमारी प्रकृति में होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे अपवर्तन और परावर्तन तो हम जानते ही हैं, लेकिन 12वीं क्लास में हम पढ़ेंगे विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब क्या है, प्रकाश की घटनाएं जिनके बारे में हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो प्रकाश की में ये बताया गया है कि जो प्रकाश है वो किरण के रूप में भी संचरित होता है और तरंगों के रूप में भी, अर्थात कणों के रूप में भी संचरित होता है और तरंगों के रूप में भी संचरित होता है। इसको हम 12वीं क्लास में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो चिर संबंधी भौतिकी को इन 5 भागों में बांटा गया है, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, तरंग यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय और प्रकाश की, जिसमें से यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी और तरंग यांत्रिकी को हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे और विद्युत चुंबकीय और प्रकाश की को हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। अब आता है कि जब चिर संबंध भौतिकी के द्वारा इन सब के बारे में बताया गया तो कुछ बातें ऐसी थी जिसको चिर संबंध भौतिकी व्याख्या नहीं कर पाई, तो उसकी व्याख्या आधुनिक व क्वांटम भौतिकी में हुई। आधुनिक व क्वांटम भौतिकी की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी इससे जो व्याख्या की गई थी वो जटिल रूप में थी, क्योंकि आधुनिक व क्वांटम भौतिकी के में ब्रह्मांड के बारे में बताया गया कि परमाणु क्या है, कण क्या है, इन सब के बारे में बताया गया, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अर्थात कोई भी वस्तु है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो इन सब की जानकारी हमें आधुनिक क्वांटम भौतिकी ने दी। आधुनिक क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत परमाणु की संरचना के बारे में बताया गया। डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव्य अर्थात पदार्थ की संरचना के बारे में हमें सबसे पहले बताया, तथा उसके बाद जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक और आए, यानी कि उन्होंने हमें किसके बारे में बताया, फिर
परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया। यानी कि जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने तो क्या बताया था हम लोगों को कि परमाणु की संरचना के बारे में बताया, यानी कि परमाणु के द्रव्य अर्थात पदार्थ की संरचना के बारे में बताया कि द्रव्य और पदार्थ की संरचना कैसे होती है। तो कोई भी द्रव्य पदार्थ है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर और वैज्ञानिक आए, जैसे जे थॉमसन आया, उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही फिर और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड, उन्होंने हमें परमाणु के अंदर नाभिक की उपस्थिति के बारे में बताया। तो परमाणु भौतिकी जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आता है आणविक क्वांटम यांत्रिकी। आणविक क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत हम अणुओं की संरचना और उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम परमाणु के केंद्र पर उपस्थित एक धनावेशित भाग, छोटे धनावेशित भाग जिसे नाभिक कहा गया, उसके बारे में हमें नाभिकीय भौतिकी में बताया गया। तथा नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हमें नाभिक के बारे में तो बताया ही गया, साथ में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी बताया गया और नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में भी हमें इस नाभिकीय भौतिकी में जानकारी दी गई। तो ये नाभिकीय भौतिकी जो है इसे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कण भौतिकी। कण भौतिकी की अगर हम बात करें तो कण भौतिकी के अंतर्गत कणों की संरचना के बारे में बताया गया तथा क्वांटम के बारे में भी बताया गया। ये सब हमें कण भौतिकी के अंतर्गत बताया गया। फिर आती है हमारी अंतरिक्ष भौतिकी। अंतरिक्ष भौतिकी के अंतर्गत हमें जो हमारा ब्रह्मांड है, अर्थात जो हमारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, उसके बारे में बताया गया। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमें बताया। तो इसके अंतर्गत हम स्पेस अर्थात अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सब के बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी के आविष्कार के बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं उन सब का लघुनीकरण स्टार्ट हुआ। लघुनीकरण का मतलब कि पहले चीजें क्या हुआ करती थी, बड़ी हुआ करती थी। जैसे कंप्यूटर का साइज, जो पहला कंप्यूटर बना उसका साइज बहुत बड़ा था। ये मान लीजिए आप कम से कम इस पूरी दीवार के बराबर था। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों का आविष्कार हुआ, जैसे कि आईसी यानी कि एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, इन सब का आविष्कार हुआ तो उन इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों का साइज धीरे धीरे छोटा होता गया। जैसे बड़े कंप्यूटर को हमने किस में चेंज किया, डेस्कटॉप में। फिर डेस्कटॉप को किस में चेंज किया, धीरे धीरे हमने लैपटॉप में। तो इस तरह से इन इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों का साइज धीरे धीरे क्या होता गया, छोटा होता गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसको भी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये फिजिक्स को कुछ भागों में बांटा गया है अलग अलग तरह से, जिनको हम 1 by 1 आगे अध्ययन करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को भौतिकी
का अर्थ बताया कि भौतिक विज्ञान है क्या। क्योंकि अभी हम 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जिस विषय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस विषय का अर्थ क्या है, भौतिकी का अर्थ क्या है, अर्थात फिजिक्स का अर्थ क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो भौतिकी यानी कि हमने पहले पढ़ा है अभी जस्ट कि भौतिकी क्या है, प्रकृति में कोई भी घटना हो और अगर आप उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दें अर्थात उसके अस्तित्व को प्रमाणित कर दें तो वो सब क्या है, भौतिकी है। क्लियर। तो जो हमने भौतिकी की शाखाएं पढ़ी हैं इनमें से कुछ भाग हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, कुछ भाग हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर। अब इससे आगे वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, और मात्रक के बारे में पढ़ेंगे कि मात्रक है क्या और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले हमें भौतिक राशियों के बारे में क्लियर होना चाहिए, मात्रकों के बारे में क्लियर होना चाहिए, तभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा पाएंगे। तो आप लोग बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अभी हम अपनी क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर चीज को, हर कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझो, ये ध्यान रखो आप लोग बिल्कुल। और जो भी चीज आप लोगों को पढ़ाई जा रही है उसको आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। अब इससे आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।